हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 1 to 5 के लिए ईवीएस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ध्यान रखना है, ये कंटेंट बिहार विद्यालय के पर्यावरण एवं हम जो कि कक्षा तीसरी से लेकर 5वीं तक चलती हैं तथा विज्ञान जो कि कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक चलती हैं उस किताब से ये कंटेंट तैयार किया गया है। सेट नंबर है 23। इससे पहले ऑलरेडी हमने 22 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल है कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ है। बताना है कि कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ है। ऑप्शन है जो खाने में शुद्ध हो, या फिर जिन्हें छानकर और वाष्पित करके पृथक किया जा सके, या फिर जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों, या फिर एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, शुद्ध पदार्थ हम उसे कहेंगे जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ठीक है, जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों या फिर सभी मॉलिक्यूल्स सभी क्या होना चाहिए, समान प्रकृति के होने चाहिए, प्रकृति के होने चाहिए, उसे ही शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि तत्व देखेंगे कि एक ही मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं, इस समान तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। या फिर यौगिक भी देखेंगे कि समान अनुपातों में मिलकर के बने होते हैं। ऐसे पदार्थों को भी हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे कि जल देखेंगे, ये कि जल क्या है, जल भी एक शुद्ध पदार्थ है जो कि H2O से मिलकर बना होता है। ठीक है, H2O का मतलब यहाँ ये हो रहा है कि ऑक्सीजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का 2 परमाणु से मिलकर ही क्या बनता है, जल बनता है। अगर आप हाइड्रोजन के 3 परमाणु लेते हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु लेते हैं तो ये जल कभी नहीं बनेगा, अर्थात ये समान अनुपात में ही मिलकर बना होता है। इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ ही कहते हैं। तो कह सकते हैं कि या तो तत्व या तो यौगिक, ये दोनों क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं, जबकि जो मिश्रण होता है वो शुद्ध पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक गिलास हम पानी लेते हैं, उसमें 1 चम्मच नमक मिलाते हैं तो भी हमारा मिश्रण है। ठीक है, और 2 चम्मच नमक मिलाते हैं तो भी हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कह सकते हैं कि शरबत ही है वो। चाहे एक गिलास में 1 चम्मच मिला दे नमक या 2 चम्मच नमक। ठीक है, तो भी क्या है, वो हमारे लिए शरबत ही कहलाएगा। लेकिन अगर हम जल को लेके बारे में बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को समान अनुपात में ही मिलना होगा, तब जाकर के वो क्या बनता है, एक पदार्थ बनता है जो कि जल का निर्माण करता है। तब उसे हम लोग क्या कहेंगे वहाँ पे, शुद्ध पदार्थ। जैसे कि नमक भी क्या है, शुद्ध होता है, क्योंकि ये बना होता है NaCl से। तो यहाँ पे सोडियम का 1 परमाणु और क्लोरीन का 1 परमाणु, इससे मिलकर बना होता है हमारा नमक। ठीक है, तो ये भी शुद्ध पदार्थ है। तो ध्यान रखना है कि जितने भी यौगिक होते हैं सभी शुद्ध पदार्थ होते हैं, और जितने भी तत्व होते हैं वो भी सभी शुद्ध पदार्थ ही होते हैं। ठीक है, फिलहाल इसका सही आंसर है यहाँ पे, जिसमें सभी अणु क्या होते हैं, समान प्रकृति के बने होते हैं। अगला सवाल है कि वायु क्या है। वायु क्या है, शुद्ध पदार्थ है, समांगी मिश्रण है, या फिर विषमांगी मिश्रण है, एक से अधिक होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, वायु आपका यहाँ पे समांगी मिश्रण के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही है होगा। ठीक है, शुद्ध पदार्थ तो पहले बता चुके हैं क्या है ये। बात करें हम लोग समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में। समांगी मिश्रण का अर्थ होता है कि मिश्रण के हर भाग का जो संगठन होता है वो एक समान होता है, अर्थात समान मतलब कि उसे जो कह सकते हैं कि जो संगठन होता है, जो मिलकर बना होता है, वो समान मात्रा में मिला होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1 गिलास हमने क्या लिया है, पानी, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, नमक मिला के घोल देते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर अगर 1 चम्मच हम कहीं से भी अगर इसका नमक घोल निकालते हैं तो आप देखेंगे कि उसका जो टेस्ट होगा वो बिल्कुल ही एक जैसा होगा, समान होगा, ना कि इसका टेस्ट यहाँ ज़्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये किसका उदाहरण कहलाएगा, समांगी मिश्रण का। वहीं हम बात करें विषमांगी मिश्रण के बारे में, जैसे 1 गिलास पानी लेते हैं और इसमें ला करके धूल कण मिला देते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ समय बाद देखेंगे कि यहाँ का जब 1 चम्मच निकालते हैं और यहाँ का निकालते हैं तो देखने को मिलेगा आपको डिफरेंस। ठीक है, समान वहाँ पे देखने को सांद्रता देखने को नहीं मिलेगी। तो ये किसका उदाहरण है, ये विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। ठीक है, तो विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, अलग अलग भागों का संगठन अलग अलग होता है। ठीक है, और समांगी मिश्रण जो होता है वो मिश्रण क्या होता है, अस्थायी होता है, मतलब ये अस्थायी होता है, ये वाला ये अस्थायी होता है। देखेंगे कुछ समय के बाद क्या होता है ये, कि जो मोटा परत नीचे जम जाता है, ऊपर देखेंगे महीन के ऊपर चले जाते हैं, और जो मोटा होगा उस नीचे चला जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा होता है ना। तो ये ध्यान रखना है, समांगी मिश्रण जो होता है इसका मिश्रण अस्थायी होता है। ठीक है, ये इसका सही होता है, जबकि इसका अस्थायी होता है, किसका, विषमांगी मिश्रण का। ठीक है, साथ ही साथ जल में चीनी का विलयन भी हम कैसे कह सकते हैं कि ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है।
ठीक है। और विषमांगी क्या हो जाएगा, सिर्फ दूध के उदाहरण ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये दूध भी क्या है, एक विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, वायु क्या है, वायु एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि अगर आप जहाँ पे हैं वहाँ से वायु एक उठाइए, कुछ एक गिलास या कुछ भी क्वांटिटी मात्रा उठाइए वहाँ से वायु, और वहाँ में जो जो उसमें क्वांटिटी होगा, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उसमें ऑक्सीजन जितना होगा, नाइट्रोजन होगा, वही मात्रा अगर हमारे आसपास लेकर के उतना मात्रा में देखेंगे तो भी मात्रा उतना ही मिलेगा, ठीक है। यानी क्वांटिटी आपको सेम देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप जहाँ होंगे वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा और हम जहाँ पे ऑक्सीजन वहाँ पे कम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यानी कि समांगी मतलब समान मात्रा में मिला होना चाहिए। तो वायु क्या है, समान मात्रा में मिला होता है। जिससे नमक का घोल भी समांगी मिश्रण में आएगा, चीनी का घोल भी क्या आएगा, समान मात्रा में मिला होगा, ठीक है। जिससे हम एग्जाम्पल बताते हैं आपको, एक गिलास में हम मिला देते हैं तेल, मिला देते हैं, तो ये समांगी मिश्रण होगा, बिल्कुल नहीं होगा ये, क्योंकि पूरे अच्छी तरीके से वो घुलेगा नहीं, ठीक है। तो वो विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं, ठीक है। विषमांगी मिश्रण को और कई भागों में बांटा जाता है, बाकी हम लोग जहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा तो उसको हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि बालू और लोहे की छीलन को पृथक किस प्रकार किया जाता है। बताना है कि बालू और लोहे की छीलन को पृथक किस प्रकार किया जा सकता है। बीनकर, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, फटक कर, या फिर एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो बालू में लोहा है तो लोहा चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा अलग किया जाएगा। आसान सा सवाल था। अगला सवाल है कि भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तनों में क्या होता है। पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बन जाता है, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक परिवर्तन पूछ रहे हैं यहाँ पे, फिजिकल जो चेंजेज हो रहा है उसमें क्या होगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि पदार्थ के अणुओं में कोई भी परिवर्तन यहाँ पे नहीं होगा। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पदार्थ के अणु में कोई परिवर्तन नहीं होता है भौतिक परिवर्तन में, जबकि रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्ती परिवर्तन है, ठीक है। दूध का फटना, मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा मोम का पिघलना, ठीक है। मोम का पिघलना, वापस इसे हम लोग मोम प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती मतलब होता है जिसे हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दूध का फट जाने के बाद जब फट जाएगा तो वापस हम दूध नहीं प्राप्त कर सकते, मोमबत्ती का जलने के बाद जल जाएगा तो वापस नहीं ला सकते, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे मोम का पिघलना। मतलब यहाँ पे प्रत्यावर्तित परिवर्तन के बारे में आप लोग जानते तो आंसर आप दे पाते, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, ज्वालामुखी का फटना या फूटना किस प्रकार का परिवर्तन है ये। मंद परिवर्तन, अनुकूल परिवर्तन, या प्रत्यावर्तित परिवर्तन, या फिर एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये यह तीव्र परिवर्तन है, ठीक है। ज्वालामुखी का फूटना, मंद परिवर्तन तो होगा नहीं। अगला सवाल है, किसमें ऊन प्राप्त नहीं होते हैं। भेड़ के बाल से, ऊँट के बाल से, आग के बाल से, या फिर उपर्युक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। किससे ऊन प्राप्त नहीं होते हैं ये बताना है आपको यहाँ पे। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई ऑप्शन, तीनों से प्राप्त होता है ना, भेड़ से भी प्राप्त हो जाता है, ऊँट से भी, और आग से भी। अगला सवाल है, क्या कृत्रिम रेशा है। कृत्रिम रेशा के बारे में बताना है, कौन सा इसमें दिए गए ऑप्शन में है। रुई, जूट, नायलॉन, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। आर्टिफिशियल बताना है कि कौन सा इसमें फाइबर है, ठीक है। रुई, जूट, नायलॉन। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, बताइए जल्दी से। नायलॉन क्या हो जाएगा, नायलॉन एक देखेंगे यहाँ पे कृत्रिम रेशा है, जबकि रुई और जूट ये दोनों प्राकृतिक रेशा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कपास द्वारा निर्मित सामग्री नहीं है। डलिया, कागज, रस्सी, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। आसान सा सवाल है वैसे, क्या हो जाएगा आंसर, कागज। कागज सेलुलोज को वैसे बना होता है, वैसे देखेंगे तो ये बांस या फिर लकड़ी वगैरह प्लांट वगैरह से ये बना होता है, ना कि ये कपास से बना होता है। अगला सवाल है, एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। रेटिंग, कताई, बंधाई, एक से अधिक में से कोई नहीं। तो इसको बोलते हैं बंधाई। क्या बोलते हैं, बंधाई बोलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक जीव है। बताना है कि निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक जीव है। मनुष्य, केचुआ, नीला हरित शैवाल, उपर्युक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोशिका दो तरीके की होती हैं, एक तो होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक, ठीक है। दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। तो ध्यान रखना है प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह सरल कोशिका है, ठीक है। उदाहरण में जीवाणु, विषाणु, माइक्रोप्लाज्मा, नीले हरे शैवाल, ये सभी क्या हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, ठीक है।
और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि इसमें केंद्रक अनुपस्थित या फिर अल्प विकसित होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक न्यूक्लियस जो होता है ना वो अनुपस्थित होता है इसमें, या तो फिर अल्प विकसित होता है। ठीक है। और साथ ही साथ ध्यान रखना है यूकैरियोटिक के बारे में कि यह एक जटिल कोशिका होता है, जैसे कि मनुष्य, पादप, है ना। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। तो अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? अल्प विकसित होते हैं, है ना। उसमें ज़्यादा जो लाइफ होता है वो जटिल नहीं होता है, जबकि देखेंगे कि जो यूकैरियोटिक होता है उसमें ज़्यादा ही जीवन क्या होता है? जटिल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मनुष्य और केचुआ में देखेंगे बहुत सारे अंग से बने होते हैं, सब चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें बनी होती है, हर चीज़ के लिए अलग अलग टिश्यू बना होता है, अंग बना होता है, जैसे आँख है, कान है, नाक है, पैर है ना, इस तरीके से बने होते हैं। लेकिन देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें बहुत ही ना के बराबर होता है, इतना जटिल चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन, नीला हरित शैवाल। ये क्या है? एक प्रोकैरियोटिक जीव है। तो बस आपको ये अंतर याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक क्या है, एक नॉर्मल चीज़ें होती हैं, इसमें जटिल कोशिका नहीं होती हैं, सिंपल सा होता है। और जो यूकैरियोटिक होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, जैसे कि आदमी, मनुष्य। अगला सवाल है कि निम्न में से किसमें मेरुदंड पाई जाती हैं? केचुआ में, मछली में, तिलचट्टा में। तो मछली में पाया जाता है, तिलचट्टा और केचुआ में देखने को नहीं मिलेगा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मछली में मेरुदंड। मेरुदंड कैसा होता है? जो होता है रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसमें देखें कि केचुआ में तो मिलता नहीं है ना, और नहीं तिलचट्टा में। अगला सवाल है निम्न में से कौन अपुष्पी पौधे हैं? अपुष्पी, जो पुष्प जिसमें नहीं लगता हो, आम, फर्ण, जामुन। कौन सा बताना है यहाँ पे? अपुष्पी पौधा है जिसमें फूल नहीं लगता हो, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे फर्ण, फर्ण में देखेंगे कि फर्ण जो होता है वो इसमें पुष्प नहीं लगता है, बाकी निम्न और जामुन में लगता है। अगला सवाल है मूल रोम किसमें पाया जाता है? मूल रोम किसमें पाया जाता है? पत्ता में, तना में, जड़ में बताना है। एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा जड़ में। ठीक है, जड़ों में देखें कि मूल रोम पाया जाता है, जिससे ऐसा होता है ना, जिससे से निकला होता है। तो यहाँ पे देखें इससे जो निकला होता है ना, अलग अलग, इसी को बोलते हैं मूल रोम। ठीक है, चलिए अगला सवाल है ऊर्जा का पिरामिड होता है, सदैव सीधा होता है, सदैव उल्टा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, एक से अधिक होता है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? बताइए जल्दी से। तो ध्यान रखना है ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ना वो हमेशा सीधा होता है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि कहाँ पे लुई ब्रेल का संबंध है? कहाँ से लुई ब्रेल का संबंध है? अमेरिका, भारत, फ्रांस, इससे अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है लुई ब्रेल का संबंध है फ्रांस से, ये फ्रांस के व्यक्ति थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है कि स्तंभ जड़ें किस पौधे में पाई जाती हैं? स्तंभ जड़ें किस पौधे में पाई जाती हैं? बरगद, आम, सिंघाड़ा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? स्तंभ जड़ें पाई जाती हैं बरगद में, है ना, जो सबको पता होगा। अगला सवाल है किस क्षेत्र में नागफनी का पौधा होते हैं? जलीय, मरुस्थलीय, ऊपरी रोहई, या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ये भी आसान सा सवाल है, क्या होगा? मरुस्थलीय, है ना, मरुस्थलीय में देखने को मिलता है नागफनी का पौधा, जिसे शायद कैक्टस भी कहते हैं, आई थिंक। जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा कौन है? मटर, सिंघाड़ा, आलू, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जलीय वातावरण में कौन सा पौधा पाया जाने वाला है? तो ये सिंघाड़ा है ना। सिंघाड़ा कौन सा? जो होटल में मिलता है वो नहीं, एक सिंघाड़ा जो होता है जो मतलब कि कथा कलर का जो होता है ना, सिंघाड़ा साइज का ही होता है, इसलिए उसे सिंघाड़ा फल कहते हैं। ठीक है, तो वो एक फल है एक तरह से, ये कह सकते हैं। खाने में बहुत अच्छा टेस्टी लगता है, अंदर का जो पार्ट होता है वो वाइट कलर का होता है। भोजन का पाचन कहाँ होता है? आहार नाल में, फेफड़ा में, हृदय में, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अब देखेंगे आहार नाल में होता है। ठीक है, आहार नाल, ये ऑप्शन सही होगा। फेफड़ा या हृदय तो होगा ही नहीं। अगला सवाल है कि मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? बताना है मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं। तो ये 3 भाग होते हैं। ठीक है, कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, और इसमें भी अलग अलग पार्ट होते हैं वैसे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि मरुस्थलीय पौधे की पत्तियां किस प्रकार की होती हैं? बताना है कि मरुस्थल पौधे की पत्तियां किस प्रकार की होती हैं? फैलकर चौड़ी हो जाती हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं, पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, इससे देखोगे इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है मरुस्थलीय पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो, उनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं।
ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन द्विलिंगी जंतु है? अमीबा, केचुआ, मेढक, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। द्विलिंगी जंतु कौन सा, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना है केचुआ। केचुआ क्या होता है? द्विलिंगी जंतु होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है कि ज्वार भाटा, ज्वार भाटा का आना कौन सा परिवर्तन है? आवर्ती, अनावर्ती, अनावर्ती एवं अनावर्ती दोनों, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है आवर्ती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आवर्ती। ठीक है, ज्वार भाटा का आना कौन सा परिवर्तन है? ये आवर्ती परिवर्तन है। अगला सवाल है कि आलू का सड़ना कौन सा परिवर्तन है? अवांछनीय, वांछनीय, अवांछनीय व वांछनीय दोनों, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसे आलू का सड़ना क्या हम लोग चाहते हैं? कैसे का परिवर्तन है? नहीं, ये क्या है? अवांछनीय है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? अवांछनीय, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। ये हम लोग नहीं चाहते हुए भी क्या होता है? ये सड़ जाता है। तो ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। अगला सवाल है कि दूध से दही का बनना किस प्रकार परिवर्तन है? ये तो दूध से दही बन जाएगा तो मंद परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन, या दोनों। तो क्या हो, कौन सा परिवर्तन है ये? दूध से दही बन रहा है, ये किस तरह का परिवर्तन है ये? तो देखेंगे कि दूध से दही बनने में समय लगता है, धीरे धीरे होता है, अचानक नहीं हो जाता। तो ये मंद परिवर्तन है और साथ ही साथ कह सकते हैं ये रासायनिक परिवर्तन भी है। ठीक है, अगला सवाल है कि उत्कर्मणीय परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है? उत्कर्मणीय परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे बताइए। तो पानी से बर्फ बनना। ठीक है, उत्कर्मणीय मत परिवर्तन मतलब होता है वापस हम लोग उसी अवस्था में ला सकते हैं, उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्कर्मणीय परिवर्तन। तो पानी से बर्फ बनना क्या है? ये है उत्कर्मणीय परिवर्तन। अगला सवाल है, वर्षा का होना कौन सा परिवर्तन है? अवांछनीय, वांछनीय, या फिर दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक होगा। बताइए वर्षा का होना कौन सा परिवर्तन है? तो ये दोनों तरह का परिवर्तन है, चाहते भी हैं और नहीं चाहते भी हैं। जरूरत पड़ता है तो चाहते हैं, नहीं पड़ता है तो नहीं चाहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, ये से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित निम्न में से कौन वांछनीय परिवर्तन है? फल का पकना, जंग लगना, कारखाने से धुएं निकलना, इस अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो वांछनीय जो हम जो चाहते हैं, तो फल का पकना, हम चाहते हैं कि फल पक जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, अवांछनीय परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है जिससे हम लोग नहीं चाहते? तो दूध का फटना नहीं चाहते हैं, दूध का फाड़ना, रेशम का बनाना, तो ये तो चाहते ही हैं। तो दूध का फाड़ना भी चाहते ही हैं, दूध का फटना ये अवांछनीय है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, दूध का फटना ये अवांछनीय परिवर्तन है। ठीक है, चलिए और भी सवाल है, शायद 30 के प्लस क्वेश्चन है शायद, इसमें देख लेते हैं हम लोग और क्या क्या है। निम्न से कौन सा साग का उदाहरण है? साग, गुलाब, पीपल, घास, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताना है कौन सा साग का उदाहरण है? गुलाब, पीपल, घास। देखिए पीपल तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो क्या है? एक वृक्ष है, पेड़ है। वृक्ष में हम तो रख सकते हैं वैसे इसको। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए गुलाब। गुलाब क्या है? एक शाक के उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। ठीक है, गुलाब, गुलाब एक शाक का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं वे अपना भोजन दूसरे पौधों से लेते हैं, उस क्या कहते हैं? मृत मृतोपजीवी, या स्वपोषी, या परजीवी, या कीटभक्षी। तो याद रखना ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी। ठीक है, अगला सवाल है कि मगरमच्छ कैसे एक उभयचरी प्राणी है? मगरमच्छ कैसे एक उभयचर प्राणी है? या स्थल पर रहता है, या पेड़ पर रहता है, या जल में रहता है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसलिए उभयचर प्राणी क्योंकि यह स्थल पर भी रहता है और जल में भी रहता है, इसीलिए ये एक उभयचर प्राणी है। ठीक है, तो चलिए 33 क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।